अब तक आपने पढ़ा कि नीरज को लगता है कि शुभम और पल्लवी का लव अफेयर चलना शुरू हो गया होगा, इसलिए नीरज शुभम को मारना चाहता है। अब आगे, जब नीरज को लगता है कि शुभम अब जिंदा नहीं बचेगा तो वह उसे अधमरा देखता है, तो नीरज अपनी सारी भड़ास निकालते हुए कहता है, देख साले, तेरी अपनी औकात दो कौड़ी भी नहीं है और तू पल्लवी के सपने देख रहा था। जा अब ऊपर वाले से बोलना, अगर फिर मिला तो मुझसे यानी नीरज से कभी नहीं टकराएगा। फिर नीरज शुभम को वहीं अधमरा देखकर अपने सभी दोस्तों से कहता है, अभी तक पल्लवी मुझसे नहीं पटी और ये चूतियां लोग उसे पाने के सपने देखता रहता है। जो भी पल्लवी के आसपास भटके उसका भी हालत इसी की तरह होना चाहिए। सुन लो सभी, पल्लवी को इस सब के बारे में जानकारी नहीं होना चाहिए। इतना कहकर नीरज शुभम को छोड़कर सभी के साथ वहां से चला गया। इधर शुभम मन ही मन में भगवान से कहता है कि मेरी क्या गलती थी भगवान, क्या किसी लड़की से प्यार करना गुनाह है? मैंने तो सिर्फ बातें ही कर रहा था। इतना कहते ही उसके होश भी धीरे धीरे जाने लगते हैं और उसकी सांसें भी टूटने लगते हैं। यहाँ वह अपने आखिरी सांस ले रहा था कि एक चमत्कार हुआ। शुभम का शरीर हवा में तैरने लगा और उसके शरीर में सफेद और चमकदार रोशनी गिरने लगती है। इस वक्त वह किसी देव पुरुष से कम नहीं लग रहा था। धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी ठीक होने लगी और जहां से भी खून निकल रहा था वहां के घाव धीरे धीरे करके भरने लगी। ऐसा लग रहा था कि शुभम का फिर से जन्म हुआ है। उसकी त्वचा पहले से काफी गौरी और मुलायम हो गई और शुभम की बॉडी से एक बार फिर से एक अलग तरह की रोशनी निकलती है और फिर पूरी बॉडी गायब हो जाती है। यहाँ शुभम गायब हो चुका था। उधर शुभम का दोस्त सार्थक को कुछ गलत होने का आभास हो जाता है। फिर वह अपने में ही बुदबुदाता है, यह शुभम कहाँ रह गया है? कुछ तो गड़बड़ है, कहीं शुभम को कुछ हो तो नहीं गया न? नहीं, इतना मत सोच। एक काम करता हूँ, पल्लवी से फोन करके पूछता हूँ, शायद उसे कुछ मालूम हो सकता है। और फिर सार्थक पल्लवी को फोन करता है और शुभम के बारे में पूछता है। उधर पल्लवी की फोन रिंग होती है और वह उठाकर कहती है, हेलो सार्थक। उधर से सार्थक कहता है, बोलो पल्लवी, क्या शुभम तुम्हारे साथ है? और फिर पल्लवी इधर से कहती है, नहीं सार्थक, शुभम यहाँ पर नहीं आया है, कुछ हुआ है क्या? फिर सार्थक जवाब देता है, नहीं यार, कुछ नहीं हुआ है, पर अभी तक शुभम रूम नहीं आया है। शुभम दोपहर को बोला कि वह लाइब्रेरी जाएगा, उसे कुछ बुक्स पढ़ने थे और वह अभी तक नहीं आया। रात के 8 बज चुके हैं, इसलिए मैंने तुमसे ही पूछना सही समझा, कहीं वह तुम्हारे साथ तो नहीं है? फिर पल्लवी सार्थक से कहता है कि शुभम कहीं पार्ट टाइम जॉब तो नहीं ढूंढ रहा होगा, क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वह कोई न कोई जॉब करते हैं जिससे वह अपना खर्च उठा सकें। फिर सार्थक कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, शुभम जरूर जॉब ही ढूंढ रहा होगा। फिर पल्लवी कहती है, तुम चिंता मत करो सार्थक, शुभम सुबह तक आ जाएगा, तुम सो जाओ। गुड नाइट सार्थक। फिर सार्थक कहता है, गुड नाइट पल्लवी, और फिर फोन काट देता है और सोने के लिए चला जाता है। फोन कटने के बाद इधर पल्लवी भी चिंता में पड़ जाती है और उसे भी शुभम की फिक्र होने लगती है। उसने तो सार्थक को समझा दिया कि शुभम कहीं जॉब ढूंढ रहा होगा, लेकिन उसे कुछ बुरा होने की आशंकाएं हो रही थी, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा 2 बार हो चुका था। फ्लैशबैक। पल्लवी की फ्लैशबैक शुरू होती है और वह सोचती है, 1 साल पहले जब वह कॉलेज में पहली बार एडमिशन कराने गई थी, हर जगह कॉलेज में हरियाली और चहल पहल थी। एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार कॉलेज में अंदर आती है, उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। वह हुस्न की परी इतनी सुंदर लग रही थी कि उसे देखकर कॉलेज के हर जगह सन्नाटा छा गया। हर लड़की उसे देखकर जल भुन रही थी और हर लड़के के मन उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की इच्छा हो रही थी। धीरे धीरे वह चलकर कॉलेज में अंदर आती है और फिर सभी की खुसफुसाहट उस लड़की को सुनाई देती है और वह मन ही मन मुस्कुरा देती है।
ये लड़की कोई नहीं हमारी पल्लवी ही होती है। वह मन ही मन कहती है कि जो भी कोई हमसे हिम्मत करके बात करने की कोशिश करेगा और वह एक अच्छा इंसान होगा तो उसे दोस्ती करने के बारे में सोचूंगी। वही एक लड़का जिसका नाम अनुज शर्मा है, वह पल्लवी से कहता है कि एडमिशन कहाँ हो रहा है, तुम्हें पता है? पल्लवी उसे बताती है और अनुज वहां से चला जाता है। पल्लवी भी उसके पीछे जाती है और अपना एडमिशन करा लेती है। दोनों का एडमिशन हो जाता है। ऐसे ही दोनों के बीच बातचीत चलती है। जैसे ही पल्लवी और अनुज का दोस्ती की शुरुआत होती है, उसके अगले ही दिन अनुज गायब हो जाता है और वह क्लास में दिखाई नहीं देता है। जैसे ही अनुज कॉलेज नहीं आता है तो पल्लवी उदास हो जाती है क्योंकि अनुज को पल्लवी दोस्त समझती है। अगले ही दिन एक नया लड़का एडमिशन लेता है। वह पल्लवी की पीछे वाले बेंच में बैठता है। एक बार पल्लवी की बुक्स वह नीचे गिर गई थी तो उसने लड़के ने उठा कर दिया और फिर इसी तरह से उसे नए लड़के जिसका नाम मोहित था वह उठकर दिया। पल्लवी उसे थैंक्स बोलती हैं और इसी तरह दोनों दोस्ती हो जाती है। 2-3 दिन के बाद मोहित भी कॉलेज नहीं आ रहा है और पल्लवी को बुरा लगता है। तभी उसे पता चलता है कि अनुज और मोहित उससे दोस्ती करने के बाद ही कॉलेज नहीं आ रहा है। कोई लड़का मोहित और सूरज दोनों को धमका रहा था कि वह पल्लवी दोस्ती तोड़ दे। फ्लैशबैक समाप्त। इसीलिए पल्लवी को लगता है कि शुभम का गायब होना इत्तेफाक नहीं है। यह सोचते सोचते पल्लवी की आंख लग जाती हैं और वह सो जाती हैं। दोस्तों, क्या थी वह अनजान रोशनी जो शुभम पर पड़ रही थी? कहाँ गए शुभम का शरीर? क्या पल्लवी जान पाएगी कि शुभम कहाँ गया और इसके पीछे किसका हाथ है? जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ सुपर ए सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। अब तक हमने पढ़ा कि नीरज ने शुभम को अधमरा करके छोड़ के चला गया और शुभम के शरीर में रोशनी पड़ती है और शुभम गायब हो जाता है और सार्थक और पल्लवी को कुछ गलत होने का आशंका होने लगती है। अब आगे शुभम का शरीर धरती से गायब होता है। इधर आकाश गंगा के दूसरे भाग में एक ग्रह है जिसका नाम डेमोंशन है और उस ग्रह में टेलीपोर्ट करता है। इस ग्रह में कई देश हैं, उसमें से एक देश है जिसका नाम सांची है और सांची की राजधानी त्रिगर्तला है। सांची में कई सारे राज्य हैं, उसमें से एक राज्य है जिसका नाम देवपुरा है। देवपुरा के राजा आदित्य सिंह और रानी माधवी है और उनका एक बेटा है जिनका नाम प्रिंस राज है। वह काफी सालों से बीमार रहता था क्योंकि राज के चचेरे भाई जिसका नाम हर्ष है वह राज को एक जहर दे दिया था। वह एक ऐसा जहर था जिससे राज का शरीर बीमार हो गया और उसकी सोल आत्मा बहुत कमजोर हो गई, इतनी कमजोर कि वह किसी भी वक्त शरीर छोड़ सकता है। उसे समय हवा में एक बॉडी तैर रही थी और उसमें से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। धीरे धीरे राज का शरीर भी हवा में उड़कर शुभम के शरीर के आमने सामने आ जाता है और धीरे धीरे दोनों एक तेज रोशनी से चमकते लगता है और आपस में जुड़ जाता है। राज की बॉडी में शुभम का आत्मा और शरीर जुड़ जाता है। क्योंकि राज की आत्मा कमजोर होती है इसलिए वह गायब हो जाती है। शुभम का शरीर और आत्मा राज के शरीर से जुड़ जाती है। शुभम की आत्मा अब राज का भी शरीर इस्तेमाल कर सकता है और अपना भी, लेकिन डेमोंशन ग्रह में राज का ही शरीर इस्तेमाल होगा जब तक कि राज उर्फ शुभम कल्टीवेशन नहीं कर देता है। धीरे धीरे शुभम की आंख खोलने लगती है और उसका शरीर दर्द करने लगता है और बिस्तर पर बैठ जाता है। तभी उसके सर में एक बिजली के झटके सा महसूस होता है और दर्द करने लगता है और धीरे धीरे राज की मेमोरी शुभम को मिलने लगती है और उसे राज के जीवन के बारे में पता चलता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और वह यहाँ क्यों है। राज के इतना याद आते ही उसे किसी के पैरों की आवाज आने लगती है और रूम का दरवाजा खुलता है और एक अंधेर उम्र की आदमी और औरत आते हुए नजर आते हैं। वह कोई और नहीं राज के माता पिता है।
जैसे ही राज के माता पिता राज को बैठे हुए देखते हैं तो उन दोनों आंखों से आंसू गिरने लगता है और वह अपने बेटे से पूछते हैं कि बेटा तुम ठीक तो हो ना, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। जैसे ही राज को किसी औरत की आवाज आती हुई सुनाई देती है वैसे ही वह उसकी तरफ देखने लगता है और एक बार फिर से उसी औरत की आवाज सुनाई देती है, बेटा तुम ठीक तो हो न, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। जैसे ही वह अपनी माँ की बात सुनता है तो कहता है, माँ मैं ठीक हूँ, बस शरीर में थोड़ी अकड़न सा महसूस होता है, शायद इतने दिन बिस्तर में लेटे लेटे दर्द हो रहा है, कुछ दिन चलूंगा फिरूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने माँ के गले लग जाता है, उसके माँ के आंसू गिरने लगते हैं। राज करीब 1 महीना से बेहोश था, माँ से अगर होने के बाद वह अपने पापा के गले लगता है। दोनों बाप बेटे को अगर आने के बाद राज अपनी माँ की ओर देखने लगता है और उठते हुए कहता है, माँ मुझे भूख लगी है, उठो जल्दी से खाना दे दो। इतना कहकर हम बिस्तर से उठ जाता है और अपने माँ और पिता के साथ डाइनिंग टेबल की ओर चलने लगता है और डाइनिंग टेबल तक पहुँचाने के बाद सभी अपनी अपनी कुर्सियां पर बैठ जाते हैं। राज को धीरे धीरे करके सब याद आ रहा है, कैसे 1 महीने पहले वह यहाँ बैठा था और खाना शुरू करने ही जा रहा था कि उसके चचेरे भाई यहाँ आ धमके। राज के माँ पिताजी हर्ष को बहुत मानते थे, वह हर्ष को अपने बेटे की तरह ही मानते हैं, इसलिए वह उसे भी खाना खाने के लिए बोलते हैं और हर्ष वही एक कुर्सी पर बैठ जाता है और राज के माता पिता से हंसते हुए बातें करने लगता है। बातें करते करते वह अपने पास से 3 पैकेट निकलता है जिसमें की खीर होती है। फिर हर्ष तीनों को वह पैकेट दे देता है, बाकी 2 पैकेटों में खीर के अलावा कुछ नहीं मिला होता है, लेकिन एक पैकेट में उसमें जहर मिला दिया था। तीनों मिलकर अपना अपना खीर खत्म कर देते हैं। यह वही खीर था जिससे खाने के बाद राज का शरीर धीरे धीरे बीमार हो रहा था। यह सब राज को याद आते हैं। शुभम जो अभी राज के शरीर में है उसे पुराने आज पर दया आ जाती है और वह खुद से और उससे वादा करता है कि वह उसके हर दुश्मन से उसकी मौत का बदला लेगा। इतना सोचकर वह खाना खाने लगता है। जब तक राज खाना खा रहा था तब तक उसके दिमाग में झटके पर झटके महसूस हो रहा था और राज की सारी यादें आती जा रही थी कि कैसे बचपन में खेला करता था, कैसे उसके माता पिता से उसे प्यार किया करते थे और कैसे उसके चचेरे भाई ने उसे मारने की साजिश रची और उसे जहर दे दिया। खाना खाने के बाद राज थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था और उसे कमजोरी भी नहीं आ रही। धीरे धीरे वह पहले की तरह स्वस्थ होता जा रहा था। फिर वह अपने माँ से बोलता है कि माँ मैं बाहर घूम कर आता हूँ और वह वहाँ से बाहर की ओर चला जाता है। यहाँ उसके माँ को थोड़ी चिंता नहीं रखती है, अपनी पत्नी माधवी को चिंता करते थे। राजा आदित्य माधवी से कहते हैं, चिंता मत कीजिए, वह अब स्वस्थ है, लेकिन फिर भी माधवी को राज की चिंता होती है। इधर राजमहल के बाहर जा रहा था, वहां के दृश्य बहुत ही सुंदर थे। राज इधर उधर देखकर चल ही रहा था कि वह किसी से टकरा जाता है। कौन था वह जिससे राज टकरा जाता है? क्या राज अपना बदला ले पाएगा? क्या उसके चचेरे भाई फिर से कोई चाल चलेगा और क्या होगा जब वह राज को सही सलामत दिखेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ सुपर ए सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर।